बुक थर्ड चैप्टर 10 कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। इस चैप्टर में कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और द कंट्री साइड यानी कि रूरल्स एरिया मीन्स बंगाल, झारखंड और बम्बई भी इसमें इंक्लूड है। सबसे पहले कॉलोनिज्म मीन्स किसी कंट्री पे किसी एक्सटर्नल कंट्री आकर उस पर राज करे और उसको गवर्न करे और उसका रिसोर्स को यूज करे, उसी को बोलते हैं कॉलोनिज्म। जो ब्रिटिश इंडिया आया था इंडिया, उससे पहले भी बहुत आदमी आ चुके हैं, जैसे कि 16 20 सेंचुरी से पहले यूरोपियन आए और फिर 1487 में सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियास आए थे, जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस से भी पहले आए थे, लेकिन वे साउथ अफ्रीका तक ही पहुंच पाए और उसके आगे नहीं आ पाए। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले यूरोपियन ही थे जो कि सी के थ्रू और अपने शिप्स के थ्रू ट्रेड करने के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे। यूरोपियन कॉन्टिनेंट था, वहाँ पे ठंडा था, वहाँ पे कुछ नहीं मिलता था, तो वे इधर से उधर जाते थे। तो बार्थोलोम्यू डियास इंडिया आने की कोशिश की, बट वे साउथ अफ्रीका से ही लौट के चले गए। फिर 49 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि चले गए साउथ अमेरिका, और फिर 1494 में वास्को डी गामा आए, फाइनली इंडिया पहुँच गए, कालीकट, केरला, और वहीं से पुर्तगालीज और डच, ब्रिटिश, डैनिश, फ्रेंच ये सब आना स्टार्ट हो गए। वे सब आके वे सभी तो एक कॉलोनी अपना क्या क्या स्टार्ट किया इंडिया में, ये होता है कॉलोनिज्म। तो इसमें 3 स्टेट की कहानी है। सबसे पहला बंगाल, और दूसरा झारखंड जो कि राजमहल हिल्स, और तीसरा बॉम्बे। तो सबसे पहले बंगाल एंड द जमींदार। बंगाल्स एंड द जमींदार। सबसे पहले हम देख लिए मैप पे कि बंगाल है कहाँ। ये जो रीजन है जो बंगाल का है। यहाँ पे जो बांग्लादेश और जो ढाका दिख रहा है, वो जो रीजन है वे बंगाल, ये बांग्लादेश, और इधर बंगाल, ये जो रीजन है ये बंगाल। और इसमें परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जानेंगे और उसके बाद जानेंगे झारखंड के राजमहल के हिल्स के बारे में। वही बंगाल वाले एरिया में जमींदार रहते थे। जमींदार यानी कि वैसे जो पीजेंट, जो कि बहुत सारे गांव के मालिक हो और वे गांव में सबसे अमीर आदमी हो और उनके पास ज़मीन तो हो और सारी को वो लैंड दे एग्रीकल्चर करने के लिए, जैसे ज़मींदार है और वे उसके अंदर रायोट है। रायोट इसलिए क्योंकि इंडियन पीजेंट्स को रायोट कहा जाता था, किसान। उसके अंदर जो लैंडलेस होते थे, जिनके पास ज़मीन नहीं होता था, उनको वे होते थे रायोट के अंदर, उसके ज़मीन पा के काम करते थे, और ज़मींदार जो होता था सबका मालिक। और यही था जमींदार। तो यही बंगाल और जमींदार। पहला टॉपिक में बताया कि बंगाल एरिया है और जो जमींदार से वहाँ पे लोन दिया करे थे पीजेंट को। और फिर दूसरा जो टॉपिक है ऑक्शन। ऑक्शन मीन्स नीलामी, और बर्धमन मीन्स जो बंगाल है वहीं का पार्ट है। तो वहाँ पे ऑक्शन हुआ। ऑक्शन क्यों हुआ? ऑक्शन होता है नीलामी। ये ऑक्शन कौन ऑर्गेनाइज करवाया? ये जो ऑक्शन है कंपनी ऑर्गेनाइज करवाया। ये ऑक्शन कंपनी ऑर्गेनाइज इसलिए करवाया क्योंकि जो जमींदार थे वे अपना जो रेवेन्यू थे, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, इस पर वे नहीं दे पाए। तो ये टैक्स क्यों कलेक्ट करेंगे? तो इससे पहले 1793 में जो लॉर्ड कर्नवालिस से परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे लागू कर दिए थे। परमानेंट सेटलमेंट यानी कि जो जमींदार हैं और जो डायोट है और अंडर डायोट, वो जितना भी एग्रीकल्चर जो अपना कल्टिवेट करेंगे उसका 90% हिस्सा वो देंगे जमींदार को, जमा करेंगे, और जमींदार फिर देगा कंपनी को। तो बीच में आ गया कौन? जमींदार। यही जमींदार जब पैसा नहीं दे पाए कंपनी को, तो कंपनी ने क्या कर पाया? नीलामी, जिसको ऑक्शन। इसीलिए और क्वेश्चन ये भी बनता है कि जमींदार आखिर क्यों नहीं कंपनी को दे दिए? जब रायोट किसान जमींदार को नहीं देगा तो जमींदार कंपनी को कहाँ से देगा? तो क्वेश्चन ये बनता है कि वे क्यों नहीं दिए। तो इसका बुक में ये रीज़न बताया गया कि हाई डिमांड था, यानी कि जो जो 90%, अगर कोई आदमी अपने 100 रुपया जो लैंड है उसमें से कमाएगा तो उनका 90% यानी 90 रुपया दे ही देगा, तो 10 रुपया अगर उसको फ़ायदा क्या होगा? इसीलिए बहुत जो रायोट है वे देना नहीं चाहता था। ये 10 रुपया है तो ये अपना 10 रुपया दिया, तो 90 रुपया दिया। फिर जमींदार को भी तो वे पूरा तो पैसा नहीं देगा, तो वो भी कुछ रख लेगा। इसीलिए तो मिडल मैन था। हाई डिमांड के कारण पेमेंट नहीं दे पाया और कंपनी को तो पूरा पेमेंट चाहिए था। और फिर दूसरा क्लाइमेट। 1793 जो 18th सेंचुरी था, उस समय जो क्लाइमेट था एकदम हार्श था। जो क्लाइमेटिक कंडीशन था एकदम हार्श था, एकदम ड्राउट का मतलब सुखाड़ आ गया था, और बारिश भी बहुत दिन से नहीं हो रही थी। इस कारण भी कहाँ से दें? जब बारिश नहीं होगा तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो वे टैक्स कहाँ से, जो ड्राइवर से किसान है वे टैक्स कहाँ से देंगे? जमींदार को। जो जमींदार को नहीं टैक्स देंगे तो कंपनी को कहाँ देंगे? तो दूसरा कारण ये हो गया जो कि क्लाइमेट। और तीसरा कारण ये हो गया कि सनसेट लॉ। उस समय एक ये कानून था कि अगर जो जमींदार है, अगर वे कंपनी को समय पर जितना टैक्स उतना नहीं देंगे, तो उन जो शाम से पहले अगर नहीं देंगे तो उनका जितना ज़मीन है उसको वे ब्रिटिश और कंपनी उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले जाएगी। इसके अंदर कोई भी जमींदार देना नहीं चाहता था। तो इसके बाद जो कंपनी ने सोचा
कि हम इसका कंट्रोल बदल दें। देते जमींदार है ये इसलिए नहीं दे पा रहे थे अपना पेमेंट। उस समय एक जोतेदार भी थे जो कि क्या जोतेदार भी थे जो कि बहुत बड़े मनी लेंडर थे। इनको बहुत सारे अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे नामों से जाना जाता था। ये भी 1000 एकड़ की ज़मीन के मालिक होते थे। और इनमें और ज़मींदार में ये फ़र्क था कि ज़मींदार शहर में रहा करते थे और जोतेदार जो रहते थे वे गांव में रहते थे। तो अटैच रहेंगे रेट से और अंडर रेट से किसान से, तो लोन आसान से दे पाएंगे। इसी कारण इस पर भरोसा करेंगे किस पे ज़्यादा पे, जोटीदार पे। ये भी कारण था कि जोटीदार भी डिक्लाइन होने लगा और ब्रिटिश भी कंट्रोल सोचा कि ये मिडिल मैन को हटा दिया जाए। 1793 ये बंगाल की कहानी परमानेंट सेटलमेंट। जब ऑक्शन होता था तो ऑक्शन अब पता चला कि ऑक्शन क्यों हुआ, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट में जो कंपनी को जमींदार ने क्या अपना टैक्स नहीं टैक्स जो कलेक्ट किए थे रेट से वे जमा नहीं कर पाए और ज़मींदार रेसिस्ट करते थे, यानी कि मना करते थे जो फिक्टिशियस सेल होता था, क्योंकि हम तुम्हारी गुलामी क्यों करें। फिक्टिशियस सेल यानी कि बस नाम का। जब नीलामी हुआ तो उसमें जमींदार से उसके जमींदार का आदमी चला जाता था और जितना भी दाम होता था उस पर खरीद लेता था। बस नाम का होता था, नैरेटिव बेसिस पे होता था क्या कि ऑक्शन। और फिर और बहुत सारे ज़मींदार तो ये करते थे उमन अपने घर के जो वुमेन होंगी चाहे लेडीज़ होगी उनके नाम पे ये ज़मीन रख दे ज़मीन था कि। और ब्रिटिश रूल में ये था कि कोई भी वुमेन्स का ज़मीन बिना किसी कारण लिया नहीं जाए। और बहुत सारे ज़मींदार तो जब आते थे ज़मींदार के अंदर में जब कंपनी आते थे बहुत से ज़मींदार उनके खिलाफ रिवोल्ट करते थे। इसलिए बुक में एक टर्म भी दिया लठियाल, इसमें लाठी से विल्ट से विफन लाठी यानी विपन से उनका प्रोटेस्ट करते थे। ये तो हो गया कंपनी का। और फिफ्थ रिपोर्ट क्या है, फिफ्थ रिपोर्ट इसे हट करे। फिफ्थ रिपोर्ट इसी से रिलेटेड जो इंडिया में कॉलोनिज्म बना तो ब्रिटिश में जवाब देना पड़ता था। यूके में जो आज यूके वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ का जो हेड होता था उसको जवाब देना पड़ता था कि आप इंडिया में कॉलोनी बनाएं तो उतने दिन में आपने कितना कितना कमाया। तो फ्रांस ये सब चाहते थे कि नहीं इंडिया में हमको कॉलोनी दिया जाए जिससे ज़्यादा हम रेवेन्यू कर पाएँ। तो ब्रिटिश कहते थे कि मुझे हमें तो कुछ नहीं हुआ 800 पेज पे। और उन्होंने ये बताया कि हमें ये सब गिफ्ट में मिला है, जो पैसा कमाए थे गिफ्ट में। लेकिन ये सब पैसा कैसे कमाए थे, जो इसे टैक्स लेकर। और इसमें का पावरफुल इसमें का वर्ड्स हैं जैसे राजा जो पावरफुल जमींदार, तालुकदार जो कंट्रोल टेरिटोरियल यूनिट, जो बंगाल है उसको कंट्रोल करते थे वे अलग टेरिटोरियल यूनिट, सारे यूनिट को कंट्रोल करने के लिए अलग टेरिटोरियल यूनिट। तो अलग अलग तालुकदार होते थे। अडल्ट मतलब पीजेंट मतलब किसान, और बेनामी मतलब फिक्टिशियस सेल, और लठयाल मतलब लाठयाल विल्स यानी विपिन। इसमें दो सोर्स हैं, द जोटेदार ऑफ दिंजापुर और एंड फ्रॉम द फिफ्थ रिपोर्ट। इंडिया के आगे उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वो बताते कि कैसे जोठेदार को जमींदार रेसिस्ट करते थे, उनको लाइक नहीं करते थे। जो लैंडलॉर्ड्स डू नॉट लाइक दिस क्लास ऑफ पेमेंट, यानी जमींदार होते थे वे जोठेदार को पसंद नहीं करते थे। लेकिन बट इट इज़ एविडेंट दैट दे आर एब्सोल्युटली नेसेसरी अनलेस लैंडलॉर्ड्स देमसेल्फ वुड एडवांस मनी टू डू नेसेसियर टेरिटरी। लेकिन उनका इंपॉर्टेंस भी था। अगर लैंडलॉर्ड्स यानी जमींदार नहीं देंगे उनको बिजनेस को लोन, तो उनके बाद जो क्लास होता है वो जोतेदार से देंगे। तो इसलिए उनका इंपॉर्टेंस था। द जोतेदार्स हु कल्टिवेट लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड आर वेरी रिफ्रैक्टरी एंड नो डाटा जमींदार हैव नो पावर होते हैं। जोतेदार्स थे वो बहुत दोनों में आपस में फाइट होते रहता था। वे समझते थे कि जो जमींदार है हमारे सामने उसके पास कुछ पावर नहीं है। दे पे ओनली अ फ्यू रुपीज़ ऑन द अकाउंट ऑफ देयर रेवेन्यू एंड दे फॉल इन द बैलेंस एवरी इंस्टॉलमेंट। दे होल्ड मोर लैंड्स देन दे इंटाइटेड टू बाई देयर डीड्स टू कॉन्ट्रैक्ट्स। वो ज़्यादा इंस्टॉलमेंट दिया करते थे और उनके पास ज़्यादा जमींदार सूट द और जमींदार ऑफिसियर इन द कॉन्सिक्वेंसेज सम्मन देम टू द कचहरी। इसीलिए जो जमींदार थे वे जोटेदार से परेशान होकर गए कचहरी एंड रिटेन देम फॉर 1 or 2 hours विद व्यू टू रिप्रिमाइंड देम। और 2 घंटे तक रहे, उनको डांट सुनवाया जाए। देम इमीडिएटली गो एंड कंप्लेंट एट द फौजेदी थाना फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द म्यूनिसिपल जुडिशियल ऑफिसर द लोअर कोर्ट कचहरी फॉर द विंग डिसऑन विद द विजिट कॉजेज कंटिन्यूड आज। तो वे चाहते हैं जो जमींदार चाहते हैं कि जोटेदार जेल में चले जाएँ। For the wing dishonored and whistle the caution continued unsettled. They instigated the petty riots not pay their revenue. जो रेवेन्यू पे नहीं किए उसके लिए ये बताया गया है कि जोटेदार्स और जमींदार से आपस में दोनों में कैसा रिलेशनशिप था। दूसरा जो सोर्स है वो फिफ्थ रिपोर्ट से। फिफ्थ रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि जो रिपोर्ट बनता था हर साल और ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिया जाता था कि जो कॉलोनी है कितना खर्च किया और क्या क्या उसको गेन हुआ। रेफरिंग टू द कंडीशन ऑफ द जमींदार ऑन ऑक्शन ऑफ द लैंड्स द फिफ्थ रिपोर्ट इस प्रकार है। द रेवेन्यू वाज नॉट रियलाइज विथ पंक्चुअलिटी एंड लैंड्स टू कॉन्सिडेबल एक्सटेंट वेयर पेरियोडिकली एक्सप्लॉइटेड द सेल बाय द ऑक्शन इन द नेटिव ईयर 1203 corresponding with the 1796 land advertised for the sale comprehended a summa or assessment of the sikka rupees in
28,70,061. Dixon actually sold wood or is Amma 1448 and the amount purchase money सिक्का रुपीज़ इतना in 1204 corresponding with the 79 the land advised was for the सिक्का इतना and the quantity sold was for the सिक्का रुपीज़ and the purchase money for the सिक्का रुपीज़ among the defaulters were some of the oldest families of the countries. ये बताते कि हमको बस इतना ही रेवेन्यू जो इमर्ज हो गया उनमें भी ओल्डेस्ट फैमिली जो डिफॉल्ट में यानी देना नहीं सकते. सच वेद राजा जो देना देते राजा ऑफ द नृत्या राजेश राय बिशनपुर ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बंगाल के थे क्योंकि ये बंगाल की कहानी है. एंड अदर द दिस इम्प्रिंट स्टेट एट द एंड ऑफ इस सक्सीडिंग ईयर थ्रेटन देम विद द पॉवर्टी एंड एंड सम एग्जांपल प्रेजेंटेटिव करते थे रेवेन्यू ऑफिसर. इसी कारण जो हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनको इतना प्रॉब्लम होता था इन टू पीस ऑफ द अनडिमिस्ड द अमाउंट ऑफ द पब्लिक असेसमेंट और हमें जो रेवेन्यू नहीं मिला. ये तो अलग ही फिफ्थ रिपोर्ट में इन्होंने तैयार किया जो कि पूरा सरासर गलत था. एक्चुअली वे करते थे पीजेंट्स जमींदार से टैक्स कलेक्ट करते थे और ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ आर्टिकल रिपोर्ट में दे दिए. जो दूसरा जो कहानी है जो राजमहल हिल्स यानी कि आज का जो झारखंड का इलाका है उसमें जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके बगल में जो राजमहल हिल्स है वहाँ की कहानी है. ये झारखंड रहा. और ये जो एरिया है यही राजमहल हिल्स है. दूसरा जो कहानी झारखंड का राजमहल हिल्स के बारे में. वहाँ पे दो जो टॉपिक नाम है हो एंड द प्लग. वहाँ पे दो ट्राइबल्स रहते थे पहाड़ी और एक जो आगे बढ़ेंगे जो संथाल से रहते थे. हो एंड द प्लग ये दोनों मिल रहा है. हो यानी कि जो आपने कुदाल तो ज़रूर देखा होगा उससे अगर हम कल्टीवेट करेंगे अगर मिट्टी को खोदेंगे तो उसे थोड़ा सा खुदाएगा. वहीं प्लग से खोदेंगे तो मिट्टी अच्छे से खुदाएगा. तो इसी की कहानी है. तो ये जो हो है ये दिखाता है प्रिमिटिवनेस ऑफ द पहाड़ी. और ये जो जंगल में ही रहा करते थे वहाँ पे से जो जंगल में पौधा होता था उसी पे निर्भर होकर के खाना खाते थे और वहीं पे जंगल में पेड़ पर ही रहा करते थे. उनके लिए भी एक घर था और अगर डोमेस्टिकेशन भी करते थे जानवर का तो साथ में रहते और जिधर खाना मिलता उधर चले जाते. और फिर धीरे धीरे इन्होंने अटैक करना शुरू किया सेटलमेंट पे. ये तो सेटल नहीं थे, ये तो जंगल में रहा करते थे. तो ये जो आसपास के गांव था उसमें वे अटैक करना शुरू किए. किस लिए? कि उनको खाने का अलग वैरायटी मिल सके या कुछ और खा सके. फिर लेकिन ब्रिटिश जो चाहता था कि उसको तो क्या मिले टैक्स. तो वे तो चाहे कि फॉरेस्ट नहीं हो और जितना ज़्यादा लैंड हो और उस पर कल्टिवेशन हो उतना ज़्यादा टैक्स हमको मिले. तो इससे परेशान आके ब्रिटिश 1780 में 1790 में ब्रिचुअल किलिंग यानी खौफनाक सबको जो पहाड़ी थे उन पे अटैक किया जिससे बहुत सारे पहाड़ी मर गए. और 1780 के लगभग अगस्टस क्लीवलैंड जो भागलपुर के गवर्नर थे वे पैसिफायर बने कि आप फॉरेस्ट को क्लियर कर दो और यहाँ पे एग्रीकल्चर कर दो. तो बहुत से माने और बहुत से तो नहीं माने. बहुत से पीजेंट विद्रोह पे रिवोल्ट ही रहे. तो जो माने उनको तो ब्रिटिश बाद में चल के उनको एकदम छोटे छोटे पोस्ट पे रख दिया. लेकिन जो नहीं माने बहुत मेजॉरिटी ऑफ जो लोग थे वे नहीं माने. फिर ब्रिटिश ने दूसरा उपाय सोचा. फिर वे जब वो चांद थे जो अलग गुजर रहे थे वही राजमहल से हिल्स पे तो दिखे ह्यूमन लेबर का देखा एकदम बारीकी से जो कल्टीवेशन है किया हुआ है उसका प्रोडक्शन है. तो उन्होंने सोचा कि ये तो प्रोडक्शन अच्छा से किया हुआ है. और कौन क्या है तो ये संथाल करते थे जो प्लग का यूज करते थे और जिससे कल्टीवेशन अच्छा होता था और प्रोडक्शन भी अच्छा होता था. तो ब्रिटिश फिर इंडिया फिर संथाल से दोनों ने कुछ आपस में बात किया और फिर ये शर्त रखा कि आप 10 वर्ष के फर्स्ट 10 ईयर में आपको क्या करना होगा. ये फॉरेस्ट जो पहाड़ी है उसको क्लियर करना पड़ेगा और इसके बदले आपको दामनी को ये जो मिलता है जगह ये जो दामनी को है ये झारखंड में ही विलेज है वहाँ पे मिलने लगा. इसको सेटल्ड है. वहाँ पे कुछ ब्रिटिश चाहते थे कि ये हमारे इन्फ्लुएंस में क्यों है तो इनको एकदम सेटल्ड और वेल सेटल्ड लैंड विलेज दिया गया. फिर 1833 और 1840 में जो संथास के 1400 विलेज थे 1473 वे 1851 आते 3000 और 8200 इतना आबादी बढ़ने लगा. और 10 साल में बोला था संथास की लैंड क्लियर कर दो पहाड़ी को हटाओ. लैंड तो क्लियर हो गया
लेकिन फिर संथाल्स रिवॉल्ट पे फिर बाद में चल के संथाल्स जो थे रिवॉल्ट पे आ गए। वे रिवॉल्ट पे इसलिए आ गए क्योंकि उनका कोई तो कुछ नहीं फ़ायदा हुए, वो रोज़ की तरह क्लियर हो गया, तो उसके बाद वो टैक्स देते ब्रिटिश को, और उनका तो कुछ नहीं फ़ायदा, इसलिए वे रिवॉल्ट पे आ गए। फिर इस रिवॉल्ट को रोकने के लिए ब्रिटिश ने संथाल परगना, एक नाम है जो झारखंड में ही है, जो भागलपुर से बीरभूम, भागलपुर बिहार और बीरभूम यानी कि वेस्ट बंगाल में है, उतना सा एरिया जो 5,500 स्क्वायर किलोमीटर है, वे दिए संथाल्स को। ये था कहानी राजमहल हिल्स का संथाल्स और पहाड़ी के बीच में। और उसके बाद अकाउंट्स ऑफ द वुचमन्स ये बताता है कि वुचमन जो थे एक क्या थे, वुचमन एक सर्वेयर थे, और उन्होंने जितना भी वो तो संथाल्स को भी देखे, पहाड़ी को भी देखे, तो वे ब्रिटिश के नज़रिए से देखते थे। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम जो लैंड है ह्यूमन लेवल को देखे ये पता करिए कि ये प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, यानी अगर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो हमें टैक्स ज़्यादा मिलेगा, और पहाड़ी को देखे तो हमें टैक्स नहीं होगा, तो वे लैंड को देखते थे। तो ये सर्वे करते थे कि जो लैंडस्केप है कैसे यूज किया जाए कि हमको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले, चाहे आयरन मेकिंग से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, चाहे किसी और एक्टिविटी से हो, उनको ज़रूरत था टैक्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यानी एक्विटेंट यानी कॉपर का सीट, जो कॉपर का सीट होता है और उस पर कुछ पॉलिश किया जाता है, यानी कि उस पर पेंटिंग किया जाए, वे लुक में आ जाए। एक इसमें पिक्चर दिया हुआ है जो एक्विटेंट कॉपर सीट पे बनाया गया है। इसमें भी सोर्स है 6, जिसमें से कि पहला तो सोर्स दिया हुआ है जो बुचान हैमिल्टन फिजिशियन, ये तो पढ़ना, और पेंटिंग तीसरा पेंटिंग है जो कि राजमहल, इसमें जो पहाड़ियाज और संथाल्स रहते थे उनका, और चौथा जो है वो बुचमैन ऑफ द संथाल्स को ह्यूमन लेवल को दिखे तो उनके बारे में क्या, और पाँचवा है रॉक्स नियर क्वार्ट्स एंड द ब्लैक मिका ग्रेनाइट, कैसे उसको यूज़ किया जाए, और लास्ट जो है कल्टीवेशन का ह्यूमन लेबर के बारे में बताया कि उनका फ्रांसिस बुचमैन का जो पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो पहला सोर्स है किस हु वाज बुचान, फ्रांसिस बुचान, इनका जो फुल नाम था फ्रांसिस बुचान, वाज ए फिजिशियन हु केम टू इंडिया एंड सर्व्ड इन द बंगाल मेडिकल सर्विस फ्रॉम द 1794 टू 1815, जो बंगाल रीजन में आए और क्या मेडिकल सर्विस चालू किए थे, आए थे बंगाल रीजन में फॉर ए फ्यू ईयर्स। ही वॉज ए सर्जन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ द लॉर्ड वेलेसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके टाइम पे ये मेडिकल सर्विस और द जनरल थे लॉर्ड वेलेसी, जो गवर्नर जनरल के इंडिया थे, कब इंडिया जनरल ऑफ इंडिया थे। जब ये कोलकाता में थे, जो कि प्रेजेंटेड कोलकाता है, कि ऑर्गेनाइज जू टेट बिकम द कोलकाता एल्पोरी जू, जो वहाँ पे एक जू है। ही वॉज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द बोटेनिकल गार्डन्स, किनको पता था इनको लैंडस्केप ये सब सर्च करने में बहुत अच्छा लगता था। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द बंगाल ही अंडरटुक डिटेल सर्विस ऑफ एरिया अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश इंडिया की कंपनी में जितना भी जो पार्ट था उसको सर्वे करते थे कि लैंडस्केप को उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे इसको और अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले। फिर 1815 की बात है, जब वे इल हो गए और इंग्लैंड में चले गए, जब उनकी मदर्स डेथ हो गई तो अपने प्रॉपर्टी पे रहना चालू कर दिए, और उनका जो ऐसा नाम हो गया हैमिल्टन, और इनको ऐसे भी कहा जाता है बुचमैन हैमिल्टन या फ्रांसिस बुचमैन, उनको बुचमैन हैमिल्टन भी कहा जाता है। दूसरा जो सोर्स है बुचान ऑन द संथाल्स के बारे में क्या लिखते थे, जो सर्जन थे, वे लिखते हैं दे आर वेरी क्लेवर इन द क्लियरिंग न्यू लैंड, ये बहुत चलाक हैं नए लैंड को क्लियर करने में। क्यों? क्योंकि बट लाइव मिलनी, लेकिन अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन वे क्लेवर है क्योंकि अच्छे से प्रोडक्शन करते हैं, अच्छे से जो मिट्टी है उसको अच्छे से क्या करते हैं, प्लग से उसको क्लियर करते हैं। दैट हर्ट्स हैव नो फेंस एंड द वाल्स आर मेड ऑफ द स्मॉल स्टिक प्लेस्ड अपराइट, जो उनका जो घर था वो स्टिक से बना रहता था, जो स्ट्रॉ होता था यानी घास फूस से बना रहता था, और क्लोज टुगेदर एंड प्लास्टर्ड विद इन द क्ले, और मिट्टी से बना रहता था। दे वर स्मॉल एंड द सोल वेनली एंड टू फ्लैटेड रूफेड विद द वेरी लिटिल आर्क, उनके पास जो ये जैसे ये हट हुआ तो ये ऐसे नहीं था कि ऐसे आर्क था जिस पर ये रूफ था, ये इनका जो ऐसे था, इधर स्ट्रॉ ऊपर से भी ऐसे स्ट्रॉ रखा हुआ, रूफ तो था नहीं। यही ने बुचन ने किसके बारे में, संथाल के बारे में बताया। और तीसरा जो सोर्स है द रॉक नियर कड़ुया, बुचान ये भी बताते हैं उनके जर्नल इज पैकेट विद ऑब्जेक्शन एट द फॉलोइंग, ये ऑब्जर्व करते हैं इस तरह का, अबाउट ए माइल फार्दर ऑन द वन came to a lodge of a rocks without any wind starter is a small granite grind with reddish ware, यानी कि रॉक था जो एकदम छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ था, एकदम रेडी फिल्स पर विद द क्वार्ट्ज एंड द ब्लैक मिका। मोर देन हाफ ए माइल फ्रॉम द थेंस आई कम टू अनदर रॉक नॉट स्ट्रीफाइड एंड कंस्ट्रक्शन वेरी फाइन ग्रेन्ड ग्राइंड विथ येलोइश व्हाइटिश व्हाइटिश एंड ब्लैक मिका। फिर उनको दूसरा रॉक मिला। और लास्ट ये जो राजमहल हिल्स
का सोर्स है वे है ऑन क्लियरेंस एंड द सेटल्ड कल्टिवेशन पासिंग थ्रू द वन विलेज इन द लोअर राजमहल हिल्स बुचान। ये लिखते हैं द व्यू ऑफ द कंट्री इज एक्सट्रीमली फाइन द कल्टिवेशन स्पेशली इन द नॉर्थ वैलीज ऑफ द राइस विंडिंग इन ऑल डायरेक्शंस द क्लियर लैंड्स विद स्कैटर्ड ट्री। वहाँ पे बहुत कम पौधे थे जो चट्टान थे इन द परफेक्शन। All that is wanted to some obtains to progress in the area and vast extent and improve the area and the vast extent and improve the cultivation। क्या चलते थे इंडो कल्टिवेशन को इम्प्रूव करता था ना चाहते थे जिससे कि विच कंट्री से हाईली सस्पिटल और जिसके प्रति उनका यही जो दिमाग था आगे चल के एग्रीकल्चर को बढ़ाते थे क्योंकि के लिए प्लांटेशन ऑफ द आसान एंड द प्लासान फॉर द तासा सिल्क वर्म्स एंड द लैग शुड अक्वायर प्लेस ऑफ द वुड्स टुवर्ड्स द ग्रेट एक्सटेंट द डिमांड विल बी एडमिट द डिमांडेड माइल बी ऑल क्लियर द ग्रेट पार्ट कल्टिवेटेड व्हाइल व्हाट इज नॉट फिट फॉर द पर्पस मटेरियल प्लेमीरा एंड द मोवा। मतलब ये सब जो ट्री का नाम दिया जैसे मोवा यानी महुआ प्लेमीरा एंड द माइरा ये सब दिया हुआ है कि ऑन द क्लियरेंस एंड द सेटल्ड कल्टिवेशन स्कैटर्ड ट्रीज थे उनको क्या क्या दिखा और वे कल्टिवेशन को किस तरह आगे बढ़ाना चाहते थे जिससे उनको टैक्स मिल सके। ये जो कहानी है डेक्कन की जो डेक्कन का या जो बम्बई डेक्कन महाराष्ट्र गुजरात वही सब मिलके जो रीजन बना हुआ है वह डेक्कन वहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहला इसमें टॉपिक देखा अकाउंट्स बुक ऑन द बर्डलेट में जितने भी खाते थे डॉक्यूमेंट्स उसको जला दिए गए। इसकी शुरुआत होती है 12 मई 1875 सुबह से। फिर बॉन्ड खास बियर वॉन्ट ये सभी जो खाता बियर तो वॉन्ट बॉन्ड यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सिग्नेचर वाला जो किताब था उसको दस्तावेज वो सब जला दिए गए। ये सब 1875 में क्यों जला दिए गए उसका कहानी हम आगे चलेंगे आगे चल के पता करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है क्योंकि वहाँ पे एक न्यू सिस्टम था उसको रैयतवाड़ी सिस्टम इसमें ये था ये इंट्रोड्यूस किया गया था थॉमस मुन्रो के द्वारा रिकार्डियन थ्योरी के अप्रोक्सीमेट प्रोडक्शन जितना भी प्रोडक्शन होता है आपका उसका कुल सम जो है उसमें से कुछ परसेंट आपको किसको देना पड़ेगा ब्रिटिश को। और ब्रिटिश हर 30 ईयर पे सर्वे करेगी कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है अच्छा है जिससे ये दे पाएँ टैक्स। लेकिन इसमें मिडिल मैन नहीं था जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में मिडिल मैन था कौन उसमें परमानेंट सेटलमेंट में मिडिल मैन था जमींदार। इसमें कोई मिडिल मैन नहीं था। और रेवेन्यू डिमांड था प्रेजेंटिव लेकिन रेवेन्यू नहीं दे पाए प्रेजेंट और इसीलिए उनके ऊपर बढ़ गया कर्ज। क्यों हुआ क्योंकि क्लाइमेट क्राइसिस इंडिया में तो डाइवर्सिटी बहुत सारे वेस पे है तो क्लाइमेट भी अलग अलग प्रकार के होंगे। और ये कौन सा रीजन है वो बर्थडे वहाँ पे तो बारिश बहुत कम होती है इसीलिए वे जमा नहीं कर पाए डेब्ट और वे गए जमींदार के पास किस लिए लोन के लिए क्योंकि उनको जमा करना था अपना टैक्स इसको ब्रिटिश को। तो जमींदार का तो खुद हालत ख़राब था तो जमींदार टैक्स देने से मना कर दिए। फिर दूसरा जो स्टोरी आ जाता है ये सब 1875 में जो अटैक होता है सुबह से। फिर ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में ला गया और 30 साल पे सर्वे होगा। तो ये सब प्रॉब्लम ये जो है 12 मई 1875 ये जो हुआ उसके पीछे कहानी है तो जो नीचे कहानी दिया हुआ है। और 1820 में से स्टार्ट होता है ये रैयतवाड़ी सिस्टम से और पीछे 1845 तक मनी लेंडर्स जो थे उन लोन नहीं दे पाए। फिर उसके बाद कॉटन की कहानी आती है ये भी इस टॉपिक से इसलिए रिलेटेड है कि कॉटन के लिए जो ब्रिटिश था वो किस पर निर्भर था यूएसए पर। वहीं से उसका जो ज़्यादातर प्रोडक्शन होता था और एक्सपोर्टेशन होता था यूएसए से। तो ब्रिटिश ने सोचा कि अल्टरनेटिव तो ढूंढना पड़ेगा अगर यहाँ पे कुछ क्राइसिस आ गए तो हम कहाँ से आएंगे। इसलिए 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी ब्रिटिश ने इस्टेब्लिश किया। हुआ ऐसा ही 1861 में यूएसए में सिविल वार हो गया। सिविल वार यानी अब वहाँ के लोग खुद में झगड़ने लगे। फिर तो ब्रिटिश किस पे डिपेंड हो गया इंडिया पे। और फिर ज़मींदार किसके पास पहुँचे पीजेंट्स को कि तुम ग्रो करो कॉटन और हम तुम्हें एडवांस भी देंगे प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन तो एक्सपेंड हो गया इस तरह पीजेंट का कंडीशन इम्प्रूव हो गया और ज़मींदार का भी कंडीशन इम्प्रूव हो गया। ये सब कहानी हो गया 1861। फिर क्रेडिट राइज अप 1835 सिविल वार इंड रैयत कंडीशन 1865 में जो 65 में जो यूएसए में जो सिविल वार हो रहा था ये ख़त्म हो गया। फिर वहाँ से कॉटन अगेन सप्लाई होने लगा यूएसए ब्रिटिश और इंडिया का काम ख़त्म। फिर रेलवे का कंडीशन ख़राब इससे और ज़मींदार का कंडीशन तो ख़राब था ही तो उसका भी कंडीशन और ख़राब होने लगा। द एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस जमींदार नॉट गिविंग और जो लेकिन रैयत कंडीशन ख़राब हो गया तो खाना पीना कहाँ से खाएंगे तो गए फिर से ज़मींदार के पास लोन मांगने के लिए तो उनको लोन नहीं मिला। अगर मिलता भी तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जैसे कि 100 रुपये लिए और फिर 125 दिन में कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 2000 के आसपास हो गया। और रिसिप्ट जो होते थे रिसिप्ट भी नहीं दिया करते थे और रिसिप्ट अपना मन से जितना उतना ज़मींदार से लिख देते थे। फिर ब्रिटिश के पास कंप्लेंट किए तो ब्रिटिश ने एक लॉ लाया लिमिटेशन लॉ लेकिन वे ऐसे पेपर पे रहा 3 साल के लिए लेकिन वे रेगुलेट कुछ नहीं हुआ। इस और 1875 ये हुआ 300 क्रेडिट। और फिर
ये तो 1865 हो गया। और बहुत सारा इंजस्टिस होने लगा। ये 1865 होते होते 75 का जब आ गया, इसीलिए 75 में आ गए, इसीलिए सुबह से स्टार्ट हुआ ये। और पीजेंट्स कहाँ पहुँच गए, मनी लेंडर का खाता उता जलाने लगे कि हमारे साथ इंजस्टिस हो रहा है, बहुत सारे जेल भी पकड़ाएं। पर ब्रिटिश ने उनको कंट्रोल किया और कुछ अलग है। और फिर फोर्थ जो टॉपिक है डेक्कन राइट कमीशन जो 1878 में बना था, वे इसका रिपोर्ट बनाता कि हाँ ये जो कहानी हुआ है ऐसा, इसीलिए इसको केयरफुली रीडिंग करना चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं ये कहानी सच भी है या गलत है। क्योंकि ये इंडिया के रोहितवाड़ी जमींदार को ब्रिटिश लोअर साबित करना चाहते हैं, जैसे फिफ्थ रिपोर्ट में करना चाहता था। इसलिए केयरफुल रीडिंग और जो सोर्सेज पे हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें जो कीवर्ड है, सबसे पहले साहूकार, मनी लेंडर, ट्रेडर, इसके बारे में तो जानते होंगे कि जमींदार आइडेंटियर एक टर्म हो जाता था, यूज किया जाता था। इसमें जो विपुल होते थे वे किसी और के रेंटर प्रॉपर्टी में रहते थे, उसको रेंटियर कहा जाता था। इसमें भी सोर्स है 5। सबसे पहले एक डे है, एक सुबह में एक दिन किसी ने गुजारा होगा, और उसके सुबह जो है महाराष्ट्र का एक एरिया है, उसमें कहानी है। और दूसरा न्यूज़पेपर रिपोर्ट में क्या छपता है, क्योंकि ये सोर्स तो मेन होता है। लेकिन न्यूज़पेपर में भी कोई भी होता है तो अपना कोई पॉलिटिकल ओपिनियन देता है। एंड थर्ड एराइव्ड पेटिशन, डीड्स ऑफ लाइन एंड द हाउ डीड्स माउंटेड, ये सब जो है सोर्स दिया हुआ है इस चैप्टर का। ये जो गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया है, ये उसी समय एरिया था जो कहलाता था बॉम्बे, और 1966 में महाराष्ट्र और गुजरात बन। सबसे पहला सोर्स है ऑन दैट डे इन द सुपा, जो सुपा है महाराष्ट्र में, उसका रिपोर्ट 16 मई 1875 है, जहाँ पे एजेंट सब रिवोल्ट करने लगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द पुणे रोड टू द पुलिस कमिश्नर ऑन द अराइवल एट सुपा द सैटरडे 15 मई आई लर्न ऑफ द डिस्टर्बेंस। एक कमिश्नर ये बताते हैं कि जब वे शनिवार को 15 मई को उन्होंने ये देखा कि वन हाउस ऑफ द मनी लेंडर मजिस्ट्रेट कौन, जो जमींदार वाज बर्न्ड डाउन एंड देयर डजन वेयर फोर्सफुली ब्रोकन इनटू द कंप्लीटली कटेड ऑफ देयर कंटेंट। मनी लेंडर का जो घर था जल गया था और पूरे एकदम तहस नहस हो गया था, और जो पेपर्स थे, बॉन्ड्स थे, ग्रेन्स थे, कंट्री थे, क्लॉथ, सारे जल गए थे। और स्ट्रीट पे जो बचा था, यानी कि ज़मीन पे बस बचा था राख के ढेर, जिसको देख सकते थे आप। द चीफ कांस्टेबल एप्रीहेंडेड 50% स्टूडेंट प्रॉपर्टी बॉर्थ और 2000% रिकॉर्ड द एस्टिमेट लॉसेस ओवर, इतने का नुकसान हो गया। मनी लैंडर क्लेस, मनी लैंडर कहते थे नहीं, इससे ज़्यादा मेरा लॉस हुआ। ये था एकेडमी में जो सुबह में। दूसरा जो सोर्स है एक न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स में बताते हैं कि द फॉलोइंग रिपोर्ट टाइटल द रॉयट एंड द मनी लॉन्डर एप्रीहेंडेड इन द नेटिव ओपिनियन में ये आया था 6 जून 1876 में, क्योंकि 75 में घटना हुआ था। एंड क्वेटिंग द रिपोर्ट ऑफ द नेटिव न्यूज़पेपर ऑफ द बम्बई के इलाकों में ये न्यूज़पेपर आता था, उसमें का ये रिपोर्ट है। द रायट फर्स्ट spies on the boundaries of their village to see if any government officer come and to give the timely intimation of their arrival to the offenders। यानी कि जो राइट रहते थे वे क्या कहते थे, जासूसी करते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, और कुछ उन घर पे जाके उधर जला रहे होते हैं उनका बॉन्ड्स, ये सब। देन दे असेंबल इन द बॉडी, गो टू द हाउसेस ऑफ देयर कैडीज एंड डिमांड फ्रॉम सरेंडर ऑफ देयर बॉन्ड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स रिटन इन द केस ऑफ द रिफ्यूजल एज ऑफ द प्लांटर। और वे मांगते थे, डराते थे, धमकाते थे और बोलते थे कि जो खाता है दस्तावेज हमें दो, वरना उनके वो उन पे हमला करते थे और घर को चला करते थे। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर वहाँ पे आ जाता था, लेकिन प्लेस द स्पाइस केम टू ऑफ इंडस एंड द लेटर डिस्पर्स इन द टाइम, उसी समय वह भाग जाते। जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आता तो वे बता देते कि आ रहा, तो फिर के जो साथी हैं भाग जाते। ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो बताया हुआ एक कहानी की तरह। ये है रायट का पिटीशंस, यानी कि जो उन पे इंजस्टिस हुआ था, तो वे भी तो अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो उनका पॉइंट ऑफ पिटीशन ये था कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पिटीशन फ्रॉम द रायट ऑफ द विलेज ऑफ द मिडाकजन तालुकाना कारिसात टू द कलेक्टर अहमदानगर डेक्कन राइट कमीशन को ये अपना जो पिटीशन सुना रहे हैं। द साहूकार हैव द लेट बिगन टू द ऑपरेशन, साहूकार कौन से, द मनी लेंडर जो हमें जो ऑपरेट करके रखे हुए हैं, दबाए हुए। एज वी कैन नॉट अर्न इनफ टू डिफरे आवर हाउस होल्ड एक्सपेंस, वी आर एक्सपेक्टेड टू बेक ऑफ देम टू प्रोवाइड अस विद द मनी क्लॉथ्स एंड द ग्रेन व्हिच वी ऑब्टेन फ्रॉम देम, नॉट विदाउट द ग्रेट डिफिकल्टी, नॉट विदाउट देयर कंपेलिंग अस टू एंटर इनटू द हार्ड कंडीशन इन द वर्ल्ड। हम उनसे इसलिए जाते लोन लेने के लिए क्योंकि हमको खाना चाहिए, पैसा इसलिए जो हम कपड़े ले सके और अनाज उपजा सके और डिफिकल्ट सिचुएशन में हम सर्वाइव कर सके, इसीलिए हम जाते हैं उनसे लोन लेने। मोर बताएं क्लॉथ एंड ग्रे आर नॉट सोल्ड टू अस एंड द कैसेट, द प्राइसेस आज कम देयर आर जनरली 25 and 50% ऑफ मोर देन द डिमांड फॉर द कस्टमर, लेकिन वे 25% ज़्यादा डिमांड का 25% ज़्यादा इंटरेस्ट पे देते हैं लोन। द प्रोड्यूस ऑफ द आवर फील्ड इज ऐसो टेकन, जो अगर नहीं चुका पाए तो जितना भी हमारे जो खेत में जो प्रोड्यूस हो उसको भी सब सीज कर लेते थे। हु एट द टाइम ऑफ द रिमूविंग इट एज्यूर्स दैट इट विल बी क्रेडिटेड टू द अपर अकाउंट, बट दे डू नॉट एक्चुअली मेक एनी मेंशन ऑफ इट इन द अकाउंट, दे आल्सो रिफ्यूज टू पास अस एनी रिसीप्ट फॉर द प्रोड्यूस रिमूव्ड बाय देम। अगर वे दे भी रहते थे तो हमें रिसीप्ट दिया भी नहीं करते थे और अपने मन से कितना पैसा भी चढ़ा देते।
डेट्स ऑफ द हायर, ये सोच बताता है कि जब डेट्स बढ़ जाता था पेजेंट का, जो वो दे नहीं पाते थे और फिर से चाहते थे लोन लेने के लिए किसके पास, जमींदार के पास, हियर नो ऑप्शन बट टू गिव ओवर ऑल इट पोजेशन लैंड कार्ड्स एंड द इनमस्ट टू द मनी लेंडर। उनके पास कोई दूसरा विकल्प बचता नहीं था और जितना भी अपना ज़मीन, जो गाड़ियाँ और जो डोमेस्टिक एनिमल्स वैल्यू ये सब जो किसको दे देते थे, जमींदार को लोन के लिए। बट विदाउट एनिमल ही कुड कंटिन्यू टू कल्टिवेट, वो तो खेती तो कर लेते थे। सो ही टुक लैंड ऑन द रेंट एंड एनिमल्स ऑन द आयर, कल्टिवेशन करने के लिए एनिमल्स को दूसरे से हायर करते थे, दूसरे को बुलाते थे और उसके लिए उनको पे करना पड़ता था। तो ये 1.5 सप्ताह हायर, तो खुद तो पे कर दिए लेकिन खुद के लिए कल्टिवेट करने के लिए हायर करना पड़ता था। ही नाउ हैड टू पे फॉर द एनिमल्स विच हैड ओरिजिनली बिलोंगड टू, जो एनिमल उनका खुद का था उसके लिए उनको पे करना पड़ता है। हियर टू साइन ए डीड्स ऑफ द हायर स्टेटिंग वेरी केयरफुली दैट दिस एनिमल एंड द कास्ट डिड नॉट बिलोंग टू हिम, वे तो उनके से बिलोंग था, उनका पोजीशन कौन ले लिया अब, जमींदार। इन केस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट दिस डेट्स कुड बी इन्फोर्स थ्रू द कोर्ट, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था तो ये सॉल्व होता था कोर्ट से। द फॉलोइंग इज द टेक्स्ट ऑफ एडी दैट इज द पेजेंट साइन इन नवंबर 1873 फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द लिकर रायोट कमीशन। एक ये रिपोर्ट है, उसमें क्या बताता है कि मैंने आई हैव सोल्ड यू ऑन अकाउंट ऑफ द डेप्ट टू यू माई 2 कैरेज हैविंग आयरन एक्सल्स विथ देयर अप्रीडेंस एंड द 4 ब्लॉक्स। मैंने आपको अपना जो गाड़ी है बैलगाड़ी बेच दिया जिसमें से 4 बैलगाड़ी थे और चक्के थे आयरन के। आई हैव टेकन फ्रॉम द यू ऑन हायर अंडर दिस डीट वेरी सेम 2 कैरेज एंड द 4 ब्लॉक्स। मैंने आपसे ये सेम हायर किया। आई शैल पे एवरी मंथ द टाइम हायर देर आर ₹4 एट मंथ एंड ऑब्टेन ए रिसिप्ट इन योर ओन हैंड राइटिंग। और आपसे मैं रिसिप्ट लिखता रहूँगा। इन द एब्सेंस ऑफ द रिसिप्ट आई शैल नॉट कंटेंट एट द हायर एंड द बीन पेड। अगर रिसिप्ट नहीं मिला तो मुझे, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने मुझे दिया है और पेड, तो इसमें रिपोर्ट सोचने में ये पता चलता है कि जो खुद तो पे करते थे लेकिन खुद को कल्टिवेशन करने के लिए पेजेंट से अपने जानवर को वे क्या करते थे, हायर करना पड़ता था उनको। ये लास्ट सोर्स है जिसमें बताया गया हाउ डेप्ट्स अमाउंटेड, यानी कर्ज क्यों बढ़ जाता था। इन पेटिशन टू द डेक्कन डायट कमीशन रायोट एक्सप्लेन हाउ द सिस्टम ऑफ द लोन वर्क्स। ये साउ का लैंड से डेप्टर RS 1000 on the bond at RS 3 to anas percentage per mensum. The latter agrees to pay the amount with 8 days from the passing of the word. 3 years after the stipulated time for the repaying the amount, the stocker takes from his debtor another bond for the principal and the interest together at the same rate of the interest and allows him to do 25 days time to liquidate a debt. After the lapse of the 3 and the 50 days of third bond is passed by the debtor, this process is repeated and 12 years interest on the 100,000 amounts to RS 2010 आना 3 पैसे। यानी कि अगर वे नहीं चुकाते थे तो उनका समय समय पर बढ़ते जाता था और जो नहीं थे उसका भी क्या किया जाता था, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता था। ये था सारा सोर्स और क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर्स कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड।